नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। आपका इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे का सेल, डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीआईएल और यूपीपीसीएल टीजी2, यूपीआरएनएल टीजी2, बिहार पीसीएल, एमपीपीजीसीएल, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपका एक भी बाहर एग्ज़ाम नहीं जाएगा। चलिए, और ये हमारी अगली वीडियो है, मतलब इससे पीछे वाले भाग देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि हमने सारे भाग को अच्छे से कवर किया है। चलिए शुरुआत करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको सेशन पसंद आ जाए तो सेशन को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, ताकि आपको पूरा यहीं पर इलेक्ट्रिशियन कवर हो जाए। चलिए शुरुआत कर देते हैं, जो कि आज का हमारा प्रश्न है। वैद्युत आवेश की एसआई इकाई का मात्रक है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कूलाम होता है। वैद्युत आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। और यहाँ पर मैं धारा की इकाई जो होती है एम्पियर होती है। वोल्टेज का इकाई जो होता है वोल्ट होता है। वाट शक्ति की इकाई होती है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसा कि इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है, जहां धारा आई और रेजिस्टेंस यानी आर प्रतिरोध तथा टी समय अवधि को निरूपित करता है। जैसा कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आई, यानी आपका ऊष्मा का जो फार्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पर आई बराबर मतलब आई स्क्वायर आर टी इसका सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि जूल के नियमानुसार चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध धारा प्रवाह में व्यय ऊर्जा, जो कि W बराबर विभवांतर यानी V और Q होगा, जो कि और आगे चलते हैं, इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर विभवांतर यानी VIT यहाँ पर एक फार्मूला होता है, जो कि इस प्रकार इस फार्मूले पर मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका आई स्क्वायर आर टी निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार W के आप तीन फार्मूले देख सकते हैं, जो कि VIT होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, V स्क्वायर टी अपॉन आर होता है। ये सारे मान जरूर रख लें, जो कि ये फार्मूले आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? सही उत्तर जो कि 39 होगी, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 39 होगी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा की इकाई है? जो कि मैंने अभी आपको बताया, धारा की इकाई एम्पियर होती है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। किसी वायर के प्रतिरोध का तापमान गुणांक 0.00125 प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है, तो डैश डैश पर वायर का प्रतिरोध 2 ओम होगा। कब होगा? जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया है और केल्विन में मान दिया गया है और ताप गुणांक आपका दिया गया है। फार्मूला आपका होता है, जो कि आर यहाँ पर आर T2 बराबर RT1, जो कि 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। यहाँ पर जो कि यहाँ पर पूरा मान दिया गया, इस पूरे मान को यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर आप मान रखेंगे तो जैसा कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर निकल के आ जाएगा। थोड़ा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि आपका यहाँ पर 1100 इसका 1100 केल्विन इसका सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि बी सही उत्तर है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस पर एक कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध 101 ओम है, तो 90 डिग्री सेल्सियस पर ताप गुणांक क्या होगा?
यानी आपका ताप गुणांक पूछा है, जो कि फार्मूला आप R2 बराबर R1 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, जो कि इस फार्मूले पर पूरा मान रखना, जो कि R1 बराबर 100 दिया गया है 100 ओम, T1 बराबर 90 ओम, R2 बराबर 101 ओम और T2 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। पूरा इसी फार्मूले पर मान रख देंगे, जो कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहाँ पर अल्फा बराबर 0.001 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगला प्रश्न 15 डिग्री सेल्सियस पर एक चालक का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि इसके प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.00428 प्रति डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध डैश डैश होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसे कि इसे सॉल्व करेंगे, R0 बराबर RT/1 प्लस अल्फा इंटू टी, जो कि यहाँ पर अल्फ़ा 0 का मान 0 दिया गया है और यहाँ पर अल्फ़ा का मान मतलब रेजिस्टेंस का मान 0 दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। RT बराबर 15 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पर चालक का प्रतिरोध 100 ओम दिया गया है। और फार्मूला आपका दिया गया RT बराबर 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 93.96, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि एक कुंडली का प्रतिरोध 600 ओम है और 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप गुणांक 0.1% है, तो 50% पर प्रतिरोध का मान क्या होगा। जो कि R1 आपका दिया गया है 600 ओम और T1 आपका दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस ताप गुणांक, जो कि यहाँ पर आपका T2 दिया गया 50 डिग्री सेल्सियस। वही फार्मूला जो कि मैंने अभी आपको बताया, फिर वही फार्मूले पर मान रखना है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं। आपको तो रट गया होगा दोस्तों, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बाकी फार्मूला तो सभी को मालूम पड़ जाता है और वहाँ पर कैलकुलेशन मान लो कुछ ही लोग कर पाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है और पूरी कैलकुलेशन करके यहीं पर सीख लेना है, ताकि आप वहाँ पर आसानी से कैलकुलेशन कर पाए। तो यहाँ पर R2 आपका निकल कर आ गया 618, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए 618 उत्तर हो जाएगा, जो कि सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि निम्न में से किसका प्रतिरोध के लिए ऋणात्मक तापमान गुणांक है। सही उत्तर आपका है, जो कि कार्बन का जो है, यानी अर्धचालक जो होते हैं उनका तापमान गुणांक जो होता है ऋणात्मक होता है, और जो चालक धातुएं होती हैं उनका धनात्मक होता है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध के लिए ताप गुणांक ऋणात्मक होगा और किसी चालक या पदार्थ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उनके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अगला प्रश्न जानने से पहले इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि फार्मूला अल्फा बराबर RT माइनस R0 अपान R0, जो कि इसका फार्मूला दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि यहाँ पर इस प्रकार है, जैसा कि एक स्थिरांक है जिसे चालक का, जो कि अल्फा 0 इंटू टी जो है एक स्थिरांक है जिसका चालक प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत रोधी पदार्थों तथा कुचालकों पदार्थों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से घटता है, अर्थात विद्युत रोधी तथा अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अगला पॉइंट है, चालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से बढ़ता है और तापमान घटाने से घटता है। चालक पदार्थों का प्रतिरोध तापमान गुणांक जो है धनात्मक होता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। अर्धचालक का जो होता है ऋणात्मक होता है, चालक का जो होता है वो आपका धनात्मक होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि दिया गया है, रोधन यानी इंसुलेटिंग पदार्थ यानी रोधन पदार्थ में डैश डैश का होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है आपको मैं बता दूं, जैसे कि इसमें लो परमेबिलिटी होनी चाहिए, यानी निम्न परावर्तनांक होने चाहिए, और हाई रेजिस्टिविटी यानी उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए यानी उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होनी चाहिए। ये सभी गुण इसमें होने चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि आपका दिया गया है, रोधन पदार्थ के निम्न गुण होने चाहिए, निम्न परावैद्युतांक, उच्च
प्रतिरोधकता और उच्च प्रतिरोधक परावैद्युत सामर्थ्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है, किट कैट फ्यूज किस से निर्मित होते हैं? सही उत्तर पोर्सलिन से निर्मित होते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों आज थोड़ा दूसरे ऐप में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, आप मैनेज ज़रूर कर लेंगे। किट कैट फ्यूज पोर्सलिन से निर्मित होते हैं। यह सबसे अधिक प्रचलित प्रकार का फ्यूज है। मकानों में अधिकतर 15 एम्पियर और कार्यशालाओं में 300 एम्पियर तक प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि यहाँ पर निम्न में से VIR का सही पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर VIR यानी वल्कनाइज्ड इंडिया रबर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। VIR का पूरा नाम वल्कनाइज्ड इंडिया रबर होता है। इसका उपयोग केसिंग, कैपिंग, कंड्यूट, पाइप एवं अस्थायी प्रकार की वैद्युतिक वायरिंग में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। 3 समान प्रतिरोधक वाले एक स्टार में जुड़े हुए और बाद में एक डेल्टा विन्यास में हैं, दूसरे के पहले संयोजन में पावर की खपत का अनुपात होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर 3 समान प्रतिरोधक पहले एक स्टार में जुड़े हुए हैं और बाद में एक डेल्टा विन्यास में, दूसरे के पहले संयोजन में पावर की खपत का अनुपात 3 होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा उत्तर, जो कि 3 सही उत्तर होगा। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूले पर मान रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसका सही उत्तर 3 है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि 100 वाट 230 वोल्ट की समान रेटिंग वाले दो लैंपों को जब 230 वोल्ट की सप्लाई पर श्रेणी में जोड़ा जाता है तब इसकी खपत क्या होगी? जैसे कि यहाँ पर दो समांतर में, यानी आपके दो समान रेटिंग वाले दो बल्ब हैं, जो कि इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपका दिया गया है, दो समांतर वाले ब्लेड, यानी आपका V1 प्लस V2 हो जाएगा। फार्मूला होता है जो कि W1 गुणे W2 अपान W1 प्लस W2, यानी दोनों को जोड़ लेंगे, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 वाट के हैं तो यहाँ पर 100 यानी 200 हो जाएगा। यहाँ पर 100 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको 50 सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि ऊर्जा की एक इकाई यूनिट किसके बराबर होती है? सही उत्तर 1 kWh के बराबर होती है। चलिए देखते हैं पूरा यहाँ पर इसकी व्याख्या। जैसे कि विद्युत ऊर्जा की इकाई यूनिट है जो 1000 वाट के तुल्य होती है। घरेलू मीटर में एक इंटीग्रेटेड प्रकार का मीटर होता है जो यूनिट के रूप में ऊर्जा का खपत करता है। जैसे कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, औसत पावर में विभाजित एनर्जी दोनों एक निश्चित अवधि पर मापने पर निम्नलिखित आता है। सही उत्तर समय आता है। चलिए देख लेते हैं इसे भी, जो कि इस प्रकार है। औसत पावर में विभाजित एनर्जी दोनों एक निश्चित अवधि पर मापते हैं तो समय आता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं E बराबर यानी ऊर्जा बराबर P/T होता है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए? सही उत्तर जो कि निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु होना चाहिए। एक अच्छे फ्यूज तार में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? राइट आंसर जो कि आपका कार्बन का प्रयोग नहीं करते हैं, सिल्वर का प्रयोग कर लेते हैं जो कि चांदी होती है, कापर का कर लेते हैं और एल्युमिनियम भी कर लेते हैं। चलिए इसकी पूरी व्याख्या मैं आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण व्याख्या दी गई है। फ्यूज सामग्री के रूप में कार्बन प्रयोग नहीं किया जाता है तथा जिन पदार्थों में फ्यूज तार बनाए जाते हैं वो धातु, सीसा, चांदी, टिन, एंटीमनी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। चांदी का कार्य फ्यूज के रूप में फ्यूज के लिए पूर्णतः संतोषजनक है, क्योंकि चांदी का ऑक्सीकरण नहीं होता है। चांदी को यदि शुष्क वायु में प्रयोग किया जाए तब इसका क्षरण नहीं होता है तथा यह चमकदार बनी रहती है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो कि HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में किया जाता है। सही उत्तर 3 फेज सिस्टम में करते हैं।
देख लेते हैं पूरी व्याख्या यहाँ पर, जो कि HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः 3 फेज सिस्टम में किया जाता है। और HRC फ्यूज का उपयोग प्रायः, जैसे कि पहला पॉइंट है, प्रायः निम्न वोल्टता के फ्यूज का उपयोग निम्न वोल्टता वितरण प्रणाली में की आती है। अति लोड पर लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट से रक्षा के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है, 3 फेजी मोटरों में ट्रिपिंग युक्त सहित HRC फ्यूज को प्रयोग करके उन्हें 2 फेजों पर चलने वाली हानियों से बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, परिपथ वियोजकों की बैकअप रक्षण के लिए HRC फ्यूजों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि फ्यूज वायर में निम्नलिखित में 2 विशेषताएं होनी चाहिए। सही उत्तर, जो कि इसका लो रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में समय के साथ बदलती हुई धारा किस प्रकार की धारा है? सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर डी, चरघातांकी धारा ये दी गई, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। दिया गया आरेख समय के साथ बदलती हुई धारा चरघातांकी धारा के प्रकार की होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक परिपथ में प्रेरित और संधारित्र द्वारा विकसित AC पावर के एक उपकरण को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? सही उत्तर, रिएक्टिव पावर कहते हैं। एक परिपथ में प्रेरित और संधारित्र द्वारा विकसित AC यानी प्रत्यावर्ती धारा पावर एक उपकरण को सामान्य तौर पर रिएक्टिव पावर कहा जाता है। यह वास्तव में वह शक्ति है जो वास्तविक खपत में प्रयुक्त नहीं होती है। यह केवल परिपथ लोडिंग के सापेक्ष उत्तरदायी होती है, जो कि परिपथ में शामिल इंडक्टर तथा कैपेसिटर के गुण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 वोल्ट और 12 एम्पियर के एक 60 साइकिल वाले AC सर्किट में डैश का 2 पावर वैल्यू होता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर Vm बराबर 120 दिया गया, Im बराबर 12 दिया गया। फार्मूला होता है आपका, जो कि Vm/√2, जो कि यहाँ पर इंटू Im/√2 cos फाई का मान यहाँ पर 1 दिया गया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। एक 60 साइकिल वाले, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर मान रखेंगे, जो कि पूरा मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा उत्तर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 720 वाट राइट आंसर है। यहाँ पर इसे इस प्रकार कैलकुलेशन कर लेना, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि 230 वोल्ट और AC 5 एम्पियर धारा एवं 30 डिग्री के लैग वाली एक प्रणाली के लिए प्रतिघाती शक्ति ज्ञात करना है आपको। जैसा कि वोल्टेज दिया गया, धारा आपकी दी गई है और यहाँ पर आपका डिग्री दिया गया है, जो कि फार्मूला आपका होता है प्रतिघाती यानी रिएक्टिव पावर बराबर VI sin थीटा होता है। यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे 30 और यहाँ पर धारा I 5 रखेंगे और यहाँ पर वोल्टेज आपका दिया गया है वो रख के कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहाँ पर 575 सही उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी एक युक्ति है जो सही उत्तर, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। चलिए जैसे कि इसकी व्याख्या आपकी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक बैटरी एक युक्ति है जो रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। जैसे कि आपका अगला प्रश्न है, दिए गए विद्युत भार के लिए 4 सेल से अधिकतम धारा मिल सकती है जब वे चारों किस प्रकार से जुड़े हों? सही उत्तर, सारे समांतर में जुड़े हों तो आपको अधिकतर धारा मिल जाएगी। अगर समांतर में आपको वोल्टेज बिल्कुल समान रहता है, धारा आपकी जुड़ जाती है। चलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, विद्युत भार के लिए 4 सेल से अधिकतम धारा मिल जाती है जब वे चारों बल्ब समांतर में जुड़े हों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित यानी चार्ज्ड है तो इसकी सबसे उत्तम जानकारी किससे मिलेगी? सही उत्तर, विद्युत अपघटनी के विशिष्ट घनत्व से मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है तो उसकी सबसे उत्तम जानकारी विद्युत अपघटनी के विशिष्ट
घनत्व से मिलेगी तथा इस अवस्था में बैटरी का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल तथा उसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व 1.20 से 1.25 के बीच होता है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में बैटरी के छिद्र से गैस के बुलबुले कम निकलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यदि किसी बैटरी को अधिक समय तक उपयोग न किया गया हो तो उसे आवेशित यानी चार्ज करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सही उत्तर अल्प मात्रीय आवेशन यानी ट्रिकल चार्जिंग आवश्यकता होती है उसकी। जैसे कि यदि किसी बैटरी को अधिक समय तक उपयोग न किया गया हो तो उसे आवेशित करने के लिए उपयुक्त विधि अल्प मात्रीय यानी ट्रिकल चार्जिंग आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, जैसे कि फेराइट निम्नलिखित में से संबंध है। सही उत्तर फेरो चुंबकीय सामग्री होती है। फेराइट एक फेरी चुंबकीय सामग्री है जिसका प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए उच्च आवृत्ति हेतु प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो सामग्रियाँ चुंबक की ओर कड़ाई से आकर्षित नहीं होती उन्हें डैश डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर पैरामैग्नेटिक सामग्रियों के रूप में जानते हैं। जो सामग्रियाँ चुंबक की ओर पर्याप्त रूप से आकर्षित नहीं होती हैं उन्हें अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक सामग्रियों के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि तत्व जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है वह डैश डैश है। सही उत्तर डायमैग्नेटिक होती है। चलिए, मुक्त स्थान की पारगम्यता 1 होती है, प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक पदार्थ की पारगम्यता 1 से कम होती है, अनुचुंबकीय से 1 अधिक एवं लौह चुंबकीय से 1 से बहुत अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न, अनुचुंबकीय होती है जो लौह से कुछ ही अधिक होती है, जो लौह चुंबकीय होती है वे 1 से काफ़ी अधिक होती है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? सही उत्तर जो कि कांच आपका है सबसे प्रबल चुंबकीय पदार्थ होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता? सही उत्तर मैग्नीशियम जो होता है प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता। चलिए पूरी जानकारी यहाँ पर देखेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर दिया गया फेरोमैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि चुंबक द्वारा बहुत ज़्यादा आकर्षित चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक जैसे कि लोहा, इस्पात, निकिल इत्यादि होते हैं। पैरा चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वे पदार्थ चुंबक के द्वारा कम प्रबलता से आकर्षित होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, टिन, मैग्नीज, कॉपर इत्यादि होते हैं। डायमैग्नेटिक के पदार्थ के बारे में देखते हैं। जो पदार्थ चुंबक के द्वारा विकर्षित होते हैं जैसे कि तांबा, चांदी, जस्ता, पारा, लेड, सल्फर, बिस्मिथ, ग्रेफाइट, कांच, कागज, लकड़ी इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि निम्न में से कौन से विषम चुंबकीय सामग्रियों के उदाहरण है? सही उत्तर विषम चुंबकीय सामग्रियों के उदाहरण सोना, तांबा और सीसा होते हैं। सोना, तांबा और सीसा विषम चुंबकीय सामग्रियों के उदाहरण होते हैं। विषम चुंबकीय सामग्री में वे सभी पदार्थ शामिल किए जाते हैं जिन्हें कठोर चुंबकीय क्षेत्र में रख देने के पश्चात भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, अपितु उनके चुंबकीय फ्लक्स का मान भी कम हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली का शक्ति गुणक क्या होगा? जैसे कि यहाँ पर आपका शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर बराबर वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति होता है, जो कि इसके बराबर पाई जाती है तो इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा 1, इसका राइट आंसर है। आभासी शक्ति बराबर सक्रिय शक्ति या वास्तविक शक्ति होती है। चलिए जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, शक्ति यानी पावर फैक्टर 1 होगा और शक्ति यानी पावर फैक्टर एसी परिपथ में वोल्टेज एवं विद्युत धारा के बीच बने कोण की कोज्या को शक्ति गुणक कहते हैं। जैसे कि पावर फैक्टर बराबर फार्मूला होता है R/Z यानी प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा होती है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया आपका, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणक का अधिकतम मान इकाई अर्थात 1 होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि
इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 3 फेज के लिए संतुलित एवं असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम कितने वाट मीटरों की आवश्यकता होती है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर 2 वाट मीटरों की आवश्यकता होती है। 3 फेज के लिए संतुलित एवं असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम 2 वाट मीटरों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है, 3 वाट मीटर विधि का उपयोग केवल 3 फेज 4 तार प्रणाली में किया जाता है और 3 वाट मीटर द्वारा 3 फेज 4 तार प्रणाली के स्टार संयोजित संतुलित भार का शक्ति मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न, स्टार और डेल्टा संयोजन में संतुलित भार यानी लोड के लिए व्यय विद्युत शक्ति कितनी होगी। जैसा कि इसका फार्मूला आपका होता है ऑप्शन नंबर सी यानी √3 VL IL cos थीटा होगा। ये इसका फार्मूला होता है, आप इसे जरूर रखें। स्टार और डेल्टा संयोजन में संतुलित भार लोड के लिए विद्युत शक्ति जो होती है, इसका फार्मूला आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, हथौड़े को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सही उत्तर उनके फ्रेम का आकार व भार पर वर्गीकृत करते हैं। हथौड़े को फ्रेम के आकार एवं भार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनके प्रकार बाल पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा और स्ट्रेट पिन हैमर यानी हथौड़ा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, हथौड़े का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सही उत्तर कसकर फिट होना चाहिए, नहीं तो निकल कर किसी का सर वर तोड़ देगा। हथौड़े को कसकर फिट होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि ढीला होने पर चोट लगने की संभावना होती है। क्ला हैमर का उपयोग क्या है। क्ला हैमर का उपयोग जो है कील ठोकने, गिट्टी व रावल प्लग ठोकने तथा कील निकालने, जो लकड़ी में कील होती है उसे निकालने के लिए और लकड़ी पर फर्मर चीजल के साथ कार्य करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, हथौड़ा मूलतः एक डैश डैश प्रवर्धक है। सही उत्तर बल का प्रवर्धक है। हथौड़ा मूलतः एक बल का प्रवर्धक है, अर्थात इसका उपयोग चोट मारने में किया जाता है। अधिकतर बाल पिन हथौड़ा का प्रयोग किया जाता है। यह 100 ग्राम से 1 किलो तक के बनाए जाते हैं। टेक्नीशियन के हथौड़े की विशेषता हैंड के भार एवं पिन के आकार से की जाती है। अगला प्रश्न, कील को ठोकने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर हथौड़ा का प्रयोग करते हैं यानी हैमर का। इसका उपयोग कील ठोकने, गिट्टी रावल प्लग ठोकने, चीजल के साथ दीवार आदि में छिद्र करने, लकड़ी फर्मर चीजल के साथ कार्य करने में करते हैं। अगला पॉइंट है माइलेट के बारे में देख लेते हैं। माइलेट यानी यह लकड़ी का एक हथौड़ा होता है। इसका उपयोग लोहे, तांबे, पीतल, एल्युमिनियम धातु से बनी तारों को सीधा करने में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हथौड़े का उपयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है। सही उत्तर बालपिन हथौड़ा का प्रयोग हम धात्विक कार्यों के लिए करते हैं। बालपिन हथौड़ा शीट मेटल शॉप में ज़्यादातर काम में लिया जाता है। इसका प्रयोग शीट को सीधा करने या मोड़ने या धातु को चारों तरफ फैलाने के लिए किया जाता है। यह कास्ट स्टील का बना होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन से हथौड़े यानी हैमर का इस्तेमाल होता है। सही उत्तर रिवेटिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए रिवेटिंग हैमर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं रिवेटिंग हैमर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी उपकरण का भूसंपर्कन यानी अर्थिंग प्रदान करेगा, क्या प्रदान करे। सही उत्तर अर्थिंग यानी भूसंपर्कन के लिए संभव न्यूनतम प्रतिरोध पथ हो। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं। किसी भी उपकरण की अर्थिंग यानी भू संपर्कन के लिए संभव न्यूनतम प्रतिरोध पथ प्रदान करना होता है, क्योंकि यदि किसी भी उपकरण का प्रदोष की स्थिति में उत्पन्न हो तो उत्पन्न प्रदोष धारा भू संपर्कन में से भूमि में चली जाती है और उपकरण की सुरक्षा हो जाती है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला आपका I बराबर यानी 1/z यह पर होगा। चलिए अगला आपका प्रश्न दिया गया, जो कि इस प्रकार है आपका प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है।
संयुत्तर जो कि इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए भू संपर्कित करते हैं यानी अर्थिंग करते हैं। चलिए यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं। प्रतिस्थापन की सुरक्षा से पूरे उपकरण तथा कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती है। संयुत्तर जीआई वायर यानी जस्तीकृत लोहा या कॉपर की बनाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, जो कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट जस्तीकृत लौह या कॉपर की बनाई जाती है, जिसकी माप 60x60x3.18 mm होती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जीआई यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए आपका 60x60, ये तो कॉपर के लिए है जो कि 3.18। यहाँ पर आपका स्टील के लिए यानी गैल्वेनाइज्ड स्टील के लिए 6.35 mm होती है। ये आप जरूर याद रखें, ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है। संयुत्तर 38 mm होता है। पाइप अर्थिंग के लिए 38 mm व्यास वाले 2.5 मीटर लंबा, जिसमें 12 mm व्यास के लिए अनेक छिद्र बनाए हुए होते हैं। अर्थिंग पाइप अर्थिंग में 8.5 SWG जीआई तार का प्रयोग किया जाता है। चलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड डेड डैश ताप के संपर्क में आने पर डेड डैश हो जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है निम्न ताप के संपर्क में आने पर भंगुर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न ताप के संपर्क में आने पर भंगुर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। सब मरीन के प्रयोजन के इस्तेमाल होने वाले केबल डेड डैश के होते हैं। संयुत्तर ट्रोपोड योर केबल होते हैं। सब मरीन के प्रयोजन में इस्तेमाल होने वाले केबल ट्रोपोड योर केबल होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, लचीले केबल को कहाँ पसंद नहीं किया जाता है। संयुत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका लचीले केबल के लिए यहाँ पर विभाग ने तो 3000 माना है, जो कि यहाँ पर इसका 3000 उत्तर है नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। ऑटोमोबाइलों में प्रयोग किए जाने वाले केबल आमतौर पर होते हैं। संयुत्तर वल्कनाइज्ड इंडिया यानी वल्कनाइज्ड रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले केबल आमतौर पर वल्कनाइज्ड रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज तक की एप्लीकेशन के लिए पीवीसी केबल्स के लिए प्रणाली की आचार संहिता क्या है। संयुत्तर जो कि IS 694/1990, जो कि IEC 60/7 जो कि 1979 दिया गया है। यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ डेड डैश है। संयुत्तर PVC होता है। उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतः प्रयुक्त PVC पदार्थ होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का डेड डैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संयुत्तर शीशे से लिपटी तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का शीशे से लिपटी तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह इनके साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, इस कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए डेड डैश एक प्रतीप अभिनति सिलिकॉन का जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड है, जिसमें जंक्शन के प्रकाश के संपर्क में आने पर व्युत्क्रम धारा बढ़ती है। संयुत्तर जो कि फोटो डायोड इसका राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर फिर से एक बार, जैसा कि फोटो डायोड एक प्रतीप अभिनत यानी रिवर्स बायस सिलिकॉन या जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड है, जिसमें जंक्शन के प्रकाश के संपर्क में आने पर व्युत्क्रम धारा यानी रिवर्स करंट बढ़ती है, जो कि इसका फोटो डायोड का सिंबल भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि निम्न में से कौन सा वोल्टता स्रोत प्रतीपक VSI का उदाहरण नहीं है। संयुत्तर डायोड जो है VSI का उदाहरण नहीं है, जबकि शक्ति ट्रांजिस्टर GTO और मॉसफेट होते हैं। चलिए इनके बारे में पूरी थोड़ी जानकारी देखते हैं, जो कि इस प्रकार दी गई है। शक्ति ट्रांजिस्टर यानी पावर ट्रांजिस्टर GTO यानी गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर होता है, और मॉसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है।
जो कि ये वो स्रोत प्रतीपक यानी वीएसआई के उदाहरण हैं, जबकि डायोड अनकंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। डायोड का प्रयोग रेक्टिफायर आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न जैसे कि पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई डैश डैश होती है। सही उत्तर जो कि 1 माइक्रोमीटर होती है। पीएन जंक्शन के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर होती, जो कि इस प्रकार आप जान सकते हैं। चलिए फिर से पूरी जानकारी देखते हैं जो कि यहाँ पर दी गई है। पीएन जंक्शन में जंक्शन के पास विपरीत आवेश एक मात्रा में आकर एक दूसरे से न्यूट्रलाइज यानी उदासीन हो जाते हैं और एक आवेश रहित क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत परफेक्ट यानी इंसुलेटिंग मीडियम का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में पंच संयोजी अशुद्धि का सही उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा जो कि आर्सेनिक जो है पंच संयोजी अशुद्धि का एक उदाहरण है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि ये इतनी बड़ी जो वीडियो बनती है तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। और आप हमारी पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये सारे वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम दे देना इंडिया में जो कि इलेक्ट्रिशियन से संबंधित हो, इंडिया लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे देना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें हमने कई बुक को मान लो शामिल किया है, जो कि आप देख ही रहे होंगे कितने मान लो अच्छे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए ये सारे प्रश्न हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि अगली जब वीडियो डाले तो आप तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं फिर से, अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि एक डीसी जनरेटर यानी यंत्र की आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ कैसी होती है। सही उत्तर एसी होती है। एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल एसी होता है। आर्मेचर की ओर कोर लेमिनेटेड होती है, जिससे कि उससे हिस्टैरिसीस व एडी करंट क्षति का मान कम हो। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब सही उत्तर प्रवाह फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम हो। किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब प्रवाह फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। फार्मूला होता है जो कि ZNP/60 होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस प्रकार दिया गया है। जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम को उपयोग किया जाता है। सही उत्तर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं पूरी जानकारी यहाँ पर, जो कि इस प्रकार दिया गया है। पूरी व्याख्या के साथ चलते हैं हम। जनित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा दर्शाई जाती है। इस नियम के अनुसार यदि किसी दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा अंगुली को इस प्रकार रखें कि वे एक दूसरे से समकोण पर रहे तथा इस स्थिति में हो, जो कि इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि अंगूठा आपका चालक की गति की दिशा को प्रतिनिधित्व करता है और तर्जनी जो है फ्लक्स की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। मध्यमा अंगुली उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रतिनिधित्व करती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे इंगित करता है। सही उत्तर चालक की गति की दिशा को इंगित करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है, इस नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा अंगुली को इस प्रकार रखें कि एक दूसरे से समकोण पर रहे। यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है तो तर्जनी अंगुली फ्लक्स की दिशा और मध्यमा अंगुली चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रतिनिधित्व करेगी। चलिए परिपथ को पहचानना है, ये कौन सा परिपथ दिया गया है। सही उत्तर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एसी दी गई धारा, जो कि इसमें 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर प्रेरकत्व भी लगा हुआ है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। लो पास फिल्टर दिया गया है।
चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, जो कि पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई। डिश धारा से प्राप्त निर्गत आउटपुट से उर्मिकाओं को समाप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्तियाँ यानी डिवाइस परिपथ फिल्टर कहलाती हैं। दिया गया परिपथ प्रेरक फिल्टर का है जो निम्न आवृत्ति का अर्थात डीसी को जाने देता है और इसी को रोक लेता है कि उर्मिक के रूप में उपस्थित होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। एक्सएल बराबर 2πfl होता है, जो कि एक्सी बराबर 1/2πfc होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डेड डैश एसी को डीसी में परिवर्तित करता है और इसके डेड डैश मुख्य द्वार है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर रेक्टिफायर दो यानी रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है और इसके दो मुख्य द्वार हैं, ये आप जरूर याद रखें। चलिए रेक्टिफायर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है और इसके दो मुख्य द्वार हैं, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड का तथा फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड का प्रयोग करते हैं। अगर ब्रिज रेक्टिफायर होता है तो आपका 4 डायोड उसमें होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि ज्या तरंग यानी साइन वेव आकृति की एसी को रेक्टिफाई करने के लिए एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आउटपुट में उपलब्ध पल्सेटिंग डीसी पल्स आवृत्ति होगी। सही उत्तर, स्रोत आवृत्ति के दोगुनी के बराबर होगी। चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार, जो कि दिया गया ज्या तरंग आकृति एसी को रेक्टिफाई करने के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आउटपुट में उपलब्ध पल्सेटिंग डीसी पल्स आवृत्ति की स्रोत आवृत्ति के दोगुनी के बराबर होगी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर से दोगुनी होती है। डीसी जनरेटर के मामले में घूर्णनात्मक हानियों में डेड डैश शामिल हैं। सही उत्तर, चुंबकीय हानियाँ और यांत्रिक हानियाँ शामिल होती हैं। डीसी जनरेटर का क्षति वर्गीकरण निम्न इस प्रकार है, जो कि शंट और कंपाउंड जनित्र में हानियाँ इस प्रकार होती हैं, जो कि यहाँ पर पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं। जो कि स्थिर हानियों के अंतर्गत जो आती हैं स्ट्रे हानियाँ और शंट फील्ड हानियाँ होती हैं, और स्ट्रे हानियों के अंतर्गत जो होती हैं आयरन हानियाँ और यांत्रिक हानियाँ। आयरन हानियों के अंतर्गत जो होती हैं भंवरधारा हानि और शैथिल्य हानि। ये आप पूरा जरूर लिख लें, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यांत्रिक हानियों के अंतर्गत दो हानियाँ होती हैं, घर्षण हानियाँ और विंडेज हानि, और अस्थिर हानि में आपकी आर्मेचर कॉपर हानि होती है। चलिए अगला प्रश्न, ताम्र हानि में किस प्रकार की हानियाँ मानी जाती हैं? सही उत्तर, जो कि ब्रश संपर्क प्रतिरोध हानि मानी जाती है। ताम्र हानि यानी आर्मेचर प्रतिरोध हानि प्लस सीरीज फील्ड प्रतिरोध हानि और प्लस ब्रश संपर्क प्रतिरोध हानि होती है। चलिए इनमें से कौन सा परिवर्ती हानि है? सही उत्तर, जो कि ताम्र हानि जो है परिवर्ती हानि होती है। कॉपर यानी ताम्र हानि एक परिवर्ती हानि होती है, जिसका मान मुख्यतः लोड पर निर्भर करता है, जबकि लोड हानियाँ अर्थात कोर हानि पर स्थिर होती हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, निम्न में से कौन सी डीसी जनित की सतत हानि नहीं है? सही उत्तर, ताम्र हानि जो है डीसी जनित की सतत हानि नहीं है। जैसा कि ताम्र हानि का भार लोड पर निर्भर करता है। ताम्र हानि अस्थिर हानि होती है, जो सामान्यतः मशीन के वाइंडिंग भाग में प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है, जबकि कोर हानि स्थिर हानि होती है, जो सामान्यतः मशीन के कोर भाग में घटित होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, डेड डैश हानि में शामिल होता है। सही उत्तर, ब्रश और घर्षण नुकसान जो है हानियों यांत्रिक हानियों में शामिल होता है। यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताते हैं, जो कि ब्रश पर घर्षण नुकसान यांत्रिक हानि में शामिल होता है, और यांत्रिक हानि जो होती है आर्मेचर के वायु में घर्षण से, बेयरिंग के घर्षण से तथा ब्रशों के कम्यूटेटर घर्षण तथा ब्रशों में कम्यूटेटर से घर्षण होने पर वाली क्षतियाँ यांत्रिक क्षति कहलाती है। स्विचिंग अनुप्रयोगों के लिए ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने हेतु अभिनत यानी बायस करने की आवश्यकता होती है? सही उत्तर, संतृप्ति यानी सैचुरेशन या कटाव क्षेत्र में आवश्यकता होती है। चलिए पूरी व्याख्या देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि स्विचिंग अनुप्रयोगों के लिए ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन यानी कटाव क्षेत्र में संचालित करने हेतु बायसिंग करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार है। डेड डैश एक ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच के रूप में कार्य करता है,
सही उत्तर जो कि कट ऑफ क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर पूरी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कट ऑफ रीजन यानी कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर खुले स्विच यानी ओपन स्विच की भांति व्यवहार करता है। इस रीजन में ट्रांजिस्टर के एमीटर बेस जंक्शन तथा कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों रिवर्स बायस में प्रचलित होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए समान प्रचालन है। सही उत्तर एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर में स्टेटर फ्रेम का कार्य क्या है? सही उत्तर आर्मेचर वाइंडिंग को होल्ड करना इसका कार्य होता है। अल्टरनेटर में स्टेटर स्थिर भाग होता है तथा इसका मुख्य कार्य 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग को होल्ड करना होता है, जो मुख्यतः स्टार में संयोजित होती है तथा एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थापित होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि अल्टरनेटर स्टेटर फ्रेम में निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर बाहरी फ्रेम चुंबकीय फ्लक्स का वहन करता है। देखते हैं यहाँ पर पूरी व्याख्या फिर से एक बार। जैसे कि अल्टरनेटर का बाहरी फ्रेम वास्तव में आर्मेचर होता है, अतः जो कि विकल्प ए वो गलत है। जैसे कि साथ ही ज्ञात रहे बाहरी फ्रेम भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है। अल्टरनेटर की संरचना सिंक्रोनस मोटर के समान ही होती है, केवल इनमें इनपुट तथा आउटपुट की स्थिति को परिवर्तित कर इसे अल्टरनेटर तथा मोटर बनाया जा सकता है। इस प्रकार की मशीनें केवल बड़े कार्यों के लिए ही प्रयोग में ली जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि सेलिएंट पोल प्रकार के अल्टरनेटर की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? सही उत्तर संचालन की या तो निम्न या मध्यम गति से इसके पहचान की जाती है। सेलिएंट पोल प्रत्यावर्तक में अधिक पोल होने के कारण इसकी गति या निम्न या मध्यम प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, एक अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है? सही उत्तर एक्साइटर होता है। अल्टरनेटर के रोटर में स्थित फील्ड वाइंडिंग को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण को उत्तेजक यानी एक्साइटर कहते हैं। अगला प्रश्न, एक प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर की फील्ड कुंडली यानी फील्ड कॉइल क्षेत्र कुंडली डैश डैश के साथ आपूर्ति की जाती है। सही उत्तर डीसी के साथ आपूर्ति की जाती है। एक प्रत्यावर्तक की क्षेत्र कुंडली रोटर पर स्थापित की जाती है तथा इन्हें एक पृथक डीसी जनरेटर से डायरेक्ट करंट यानी डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। एक कॉमन कलेक्टर यानी सीसी कॉमन कलेक्टर इमीटर एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर उच्च इनपुट अपघात स्रोत को निम्न आउटपुट अपघात भार से मैच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी, जो कि इस प्रकार दी गई है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, कॉमन कलेक्टर यानी एम्पलीफायर का प्रयोग उच्च इनपुट प्रतिरोध स्रोत को निम्न आउटपुट प्रतिरोध भार से मैच करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कॉमन बेस एम्पलीफायर की धारा गेन क्या है? सही उत्तर इकाई से कम होती है। जैसे कि कॉमन बेस यानी एम्पलीफायर की धारा गेन से कम होती है यह तथा इसका फेज अंतर इनपुट सिग्नल एवं आउटपुट सिग्नल 0 डिग्री होता है। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में फेज अंतर जो है 180 डिग्री पर होता है। इस शैली में इनपुट सिग्नल एमीटर तथा बेस के बीच प्रदान किया जाता है और आउटपुट कलेक्टर तथा बेस के लिए लिया जाता है। यानी इस प्रकार बेस कॉमन होता रहता है और यह परिपथ उच्च आवृत्तियों एम्पलीफिकेशन के लिए अधिक उपयुक्त रहता है। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जैसे कि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑडियो फ्रीक्वेंसीज के निम्न मान के एम्पलीफिकेशन के लिए और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में डीसी वोल्टेज नियंत्रण करने के लिए और कॉम्प्लीमेंट्री प्रकार के एम्पलीफायर प्रतिपथों में किया जाता है। यानी उपरोक्त सभी उद्देश्यों के लिए प्रतिपूर्ति के लिए है, यानी इसमें सभी सही उत्तर हैं। चलिए इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। डायरेक्ट कपल्ड यानी एम्पलीफायर का उपयोग क्रमशः ऑडियो फ्रीक्वेंसी के निम्न मान के एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है। औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में डीसी वोल्टेज नियंत्रण के लिए किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रकार के एम्पलीफायर परिपथों में किया जाता है।
ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्न में से की होनी चाहिए। सही उत्तर जो कि 98% होनी चाहिए। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 98% तक होती है। आदर्श है, अगर 100 होता तो वो भी सही हो जाता। जैसे कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर यानी परिणामित की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 2:1 है, तो तृतीयक शक्ति क्या होगी? सही उत्तर जो कि यहाँ पर 100 वाट ही होगी, जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ट्रांसफार्मर में शक्ति परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात प्राथमिक वाइंडिंग यानी प्राथमिक कुंडली में शक्ति 100 वाट है, तब द्वितीय कुंडली में भी शक्ति का मान 100 वाट ही होगा। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर डैश डैश चलते हैं। सही उत्तर लोड शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर पर आधारित शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर लोड गुणक पर आधारित शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक डिवाइस है जिसका पावर फैक्टर संलग्न लोड पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक शुद्ध प्रतिरोधी भार से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक पक्ष में शक्ति गुणक क्या है? सही उत्तर लगभग 0.95 पश्चिगामी होगा। एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक शुद्ध प्रतिरोधी भार से जुड़ा हुआ है, तब प्राथमिक पक्ष का शक्ति गुणांक लगभग 0.95 पश्चिगामी होगा। ट्रांसफार्मर की रेटिंग सदैव केवीए में व्यक्त की जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में लोड की प्रकृति स्थिर नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, प्राथमिक वेस्टर्न यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज गिरावट उत्पन्न होती है, तो माध्यमिक वेस्टर्न में टर्मिनल वोल्टेज में गिरावट का कारण बनती है, जबकि प्राथमिक यानी प्राइमरी वोल्टेज स्थिर रहती है। तो लोड से फुल लोड तक सेकेंडरी वोल्टेज में होने वाली गिरावट को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर ट्रांसफार्मर नियमन यानी रेगुलेशन, ट्रांसफार्मर रेगुलेशन कहा जाता है। चलिए देख देते हैं व्याख्या, जो कि इस प्रकार दी गई है। आपकी व्याख्या दी गई है, जैसे कि माध्यमिक सेकेंडरी यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज गिरावट उत्पन्न होती है, जो कि माध्यमिक वेस्टर्न में टर्मिनल वोल्टेज में गिरावट का कारण बनती है, जबकि प्राथमिक प्राइमरी वोल्टेज स्थिर रहती है। तो लोड से फुल लोड तक सेकेंडरी वोल्टेज में होने वाली गिरावट को ट्रांसफार्मर यानी रेगुलेशन कहा जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन बराबर V2 - E2/E2 होता है। वेन ब्रिज 2 लीटर में प्रयुक्त पुनः निविष्ट होता है। सही उत्तर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों निविष्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, पूरी व्याख्या सहित इस प्रकार दी गई है। जैसे कि वेन ब्रिज 2 लीटर में पुनः निविष्ट धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। यह एक ऐसा आरसी दोलित्र परिपथ है जिसकी आवृत्ति को निश्चित सीमा के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि फेज शिफ्ट आरसी दोलित्र में आवृत्ति की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इन परिपथ का उपयोग 100 किलो हर्ट्ज तब की नियत आवृत्ति मान के दोलन पैदा करने के लिए किया जाता है। आवृत्ति का मान थोड़ा बहुत परिवर्तित करने के लिए R1 व R2 के स्थान पर परिवर्तित प्रतिरोध प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं। दोलन जारी रखने हेतु वर्कहासन नामक वैज्ञानिक द्वारा स्थापित किया गया। सही उत्तर A/β=1 स्थापित किया गया है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। दोलन जारी रखने हेतु वर्कहासन नामक वैज्ञानिक द्वारा स्थापित अल्फा A/β=1 दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इस प्रकार। यदि वोल्टेज परिवर्तन के कारण प्रवर्धक का मान बढ़ता है तो पुनः निविष्ट के प्रवर्धन थोड़ा घट जाता है, फलतः प्रवर्धक का कुल आवर्धन स्थिर रहता है। अगला, श्रेणी पोषित परिपथ की अपेक्षा समांतर हार्टले दोलित्र की वरीयता प्रदान करने का कारण है। सही उत्तर उच्च आवृत्ति स्थिरता। श्रेणी पोषित परिपथ की अपेक्षा समांतर पोषित हार्टले दोलित्र परिपथ को वरीयता प्रदान करने का कारण है उच्च आवृत्ति स्थिरता। इस परिपथ में अन्य पुर्जों का कार्य कॉमन इमीटर प्रवर्धक परिपथ के पुर्जों की भांति ही होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जबकि स्टेबल प्रकार के मल्टी वाइब्रेटर में क्या होता है? सही उत्तर कोई स्थिर कार्य स्थिति नहीं होती है। 3 फेज सप्लाई को 2 फेज में किसके जरिए बदला जा सकता है? सही उत्तर स्कॉट
कनेक्ट या टीटी कनेक्शन से बदलते हैं। स्कॉट कनेक्शन को ही टीटी कनेक्शन कहते हैं। 3 फेज को 2 फेज में स्कॉट कनेक्शन यानी टीटी कनेक्शन द्वारा बदला जा सकता है। स्कॉट कनेक्शन सामान्यतः ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस संयोजन का प्रयोग एकल कला यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर समांतर संयोजित करके चलाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, उदासीन यानी न्यूट्रल दोलन के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर संयोजन की समस्या है? सही उत्तर स्टार स्टार। उदासीन यानी न्यूट्रल के लिए दोलन मुख्यतः स्टार स्टार संयोजन ट्रांसफार्मर की एक समस्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया है, स्कॉट कनेक्शन में मुख्य ट्रांसफार्मर केंद्रीय टैप होता है। सही उत्तर प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों होता है। जैसा कि स्कॉट कनेक्शन में मुख्य ट्रांसफार्मर के केंद्रीय टैप प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग दोनों पर की जा सकती है। ज्ञात रहे ट्रांसफार्मर की टैपिंग उच्च वोल्टेज साइड पर होती है, क्योंकि उच्च वोल्टेज साइड प्राथमिक तथा द्वितीयक साइड पर कोई भी हो सकती है। अगला प्रश्न, स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर का टैपन करता है। सही उत्तर 86%। स्कॉट कनेक्शन में टेस्टर ट्रांसफार्मर को टैपन 86% होता है। स्कॉट कनेक्शन के लिए टीजर ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर में सदैव 90 डिग्री लीड करता है। स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग 3 फेज का 2 फेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का प्रयोग डेड डैश में किया जाता है। सही उत्तर फुल वेव रेक्टिफायर में करते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का प्रयोग फुल तरंग रिश्तेकारी में किया जाता है। ज्ञात रहे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर डायोड की संख्या 2 होती है और ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति होती है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? सही उत्तर बुशिंग जो है बाहर से दिखाई देती है। ट्रांसफार्मर का बुशिंग बाहर से दिखाई देता है, जबकि क्रोड तथा वाइंडिंग अंदर होती है। बाहर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, जो कि और यहाँ पर क्रोड और वाइंडिंग जो अंदर होती है, जबकि बुशिंग जो है बाहर दिखाई देता है। एससीआर और जीटीओ के बीच का अंतर यह है कि जीटीओ को डेड डैश का उपयोग करके बंद किया जा सकता है। सही उत्तर नकारात्मक गेट सिग्नल का उपयोग करके बंद किया जा सकता है। देख लेते हैं पूरी व्याख्या यहाँ पर। जैसे कि एससीआर और जीटीओ यानी गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर के बीच प्रमुख अंतर यह है कि जीटीओ को ऋणात्मक गेट सिग्नल देने पर जीटीओ ऑफ स्थिति में चला जाता है, जबकि एससीआर एक बार ऑन होने पर गेट को नियंत्रण नहीं रह जाता। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निम्न में से कौन सा 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थिति उपकरण है? सही उत्तर फेट यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थिति का उपकरण है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक ऐसी अर्धचालक युक्ति है जिससे विद्युत क्षेत्र के द्वारा धारा नियंत्रित की जाती है। जैसे कि एन फेट और ये पी फेट चैनल है। यह एन फेट जो अंदर की तरफ इसमें तीर आ रहा है, ये पी फेट में बाहर की तरफ तीर जा रहा है। चलिए देख लेते हैं फिर से पूरी व्याख्या। इसका प्रचालन केवल अधिसंख्यक वाहक के प्रवाह पर निर्भर करती है, अतः यह एक यूनिपोलर युक्ति होती है। बीजेटी की भांति यानी एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी एक 3 टर्मिनल युक्ति होती है, जिसमें ड्रेन, गेट एवं सोर्स होते हैं। एफईटी एक क्षेत्र नियंत्रित या वोल्टेज नियंत्रित युक्ति होती है। अगला प्रश्न, एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वे टर्मिनल जिसके माध्यम से चैनल की बहुसंख्यक वाहकों का प्रवेश होता है डेड डैश कहलाता है। सही उत्तर स्रोत कहलाता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में स्रोत टर्मिनल मेजॉरिटी कैरियर्स प्रवेश करते हैं। जैसे कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन, गेट होते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है एक कंट्रोल डिवाइस व यूनिपोलर डिवाइस होती है, जो कि पी फेट में देख सकते हैं और इन फेट में यहाँ पर गलत दिया गया, जो कि यहाँ पर दिया गया है सही उत्तर यहाँ पर एक दिया गया, जो कि मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ये आपका एन फेट है और ये पी फेट है, इस प्रकार आप जान सकते हैं। चलिए डिकेट काउंटर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर 0 से 9 तक की संख्याओं को गिनती करने के लिए किया जाता है। देखते हैं यहाँ पर पूरी व्याख्या।
डिकेट काउंटर 0 से 9 तक की संख्याओं को गिनती करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग डिजिटल वोल्टमीटर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, फ्रीक्वेंसी काउंटर आदि में किया जाता है। इसमें 4 से 5 के फ्लिप फ्लॉप, एक इनपुट एंड गेट तथा एक दो इनपुट नैंड गेट प्रयोग करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न, आरसी फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आवश्यक एनओआर लॉजिक गेट की संख्या कितनी है? सही उत्तर 2। आरसी फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए 2 आवश्यक एनओआर यानी नॉर लॉजिक गेट की आवश्यकता होती है। आरसी फ्लिप फ्लॉप मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आरसी फ्लिप फ्लॉप की सत्य सारणी इस प्रकार देख सकते हैं, दिया गया है, यहाँ पर आप जान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, द्विधारी पद्धति में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी बाइनरी यानी 0-1 का प्रयोग हम करते हैं। द्विधारी पद्धति में 0-1 का प्रयोग किया जाता है। यह डेसिमल प्रणाली के विपरीत कार्य करती है। यह डेसिमल प्रणाली में नंबरों को दर्शाने के लिए 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। वही बाइनरी प्रणाली में 2 अंकों का 0 और 1 का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। सही उत्तर यूनिवर्सल जो गेट होते हैं नैंड गेट और नॉर गेट होते हैं। प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण मोटर कैसा होता है? सही उत्तर सिंगल फेज एसी मोटर होता है। प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण मोटर एक सिंगल फेज एसी मोटर होता है जिसकी समान अभिलक्षण सामान्यतः डीसी मोटर के समान होते हैं तथा यह प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, वह मोटर जो प्रतिकर्षण और इंडक्शन प्रेरकों का एक संयोजन होता है जिसमें प्रतिकर्षण मोटर की वांछनीय विशेषताएं और एक प्रेरण मोटर की स्थिर गति सभी विशेषताएं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर स्क्वायरल केज प्रतिकर्षण मोटर कहते हैं। वह मोटर जो प्रतिकर्षण और प्रेरण यानी इंडक्शन प्रकार का एक संयोजन होता है जिसमें प्रतिकर्षण मोटर की वांछनीय विशेषताएं होती हैं और एक इंडक्शन मोटर के स्थिर गति संबंधित विशेषताएं होती हैं, उसे स्क्वायरल केज प्रतिकर्षण मोटर कहा जाता है। यह एक एकल फेज सिंगल मोटर का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मोटर है जिसमें एक वाइंडिंग होती है, एक रोटर होता है जिसका वाउंड डीसी आर्मेचर जैसा होता है, कम्यूटेटर और ब्रशों का सेट होता है जो कि शॉर्ट सर्किट होते हैं और हर समय कम्यूटेटर के संपर्क में रहते हैं? सही उत्तर प्रतिकर्षण मोटर होता है। प्रतिकर्षण मोटर एक प्रकार का मोटर है जिसमें एक स्टेटर वाइंडिंग होती है, एक रोटर होता है जिसका वाउंड डीसी आर्मेचर जैसा होता है, कम्यूटेटर और ब्रशों का सेट होता है जो कि शॉर्ट सर्किट होते हैं और हर समय कम्यूटेटर के संपर्क में रहते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिकर्षण मोटर एसी सीरीज मोटर और गैर उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर किसके उदाहरण हैं? सही उत्तर सिंगल फेज मोटर के उदाहरण हैं। प्रतिकर्षण एसी मोटर, एसी सीरीज मोटर और गैर उत्तेजित डीसी तुल्यकालिक मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उदाहरण है। साथ ही यह प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ब्रश लिफ्टिंग टाइप और ब्रश राइडिंग टाइप निम्न में से किस मोटर के प्रकार होते हैं? सही उत्तर रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर प्रकार के होते हैं। देखते हैं यहाँ पर पूरी व्याख्या जानते हैं जो कि इस प्रकार दी गई है। ब्रश लिफ्टिंग टाइप और ब्रश राइडिंग टाइप यह दोनों प्रकार के रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। ज्ञात रहे यह मोटर रिपल्सन सिद्धांत पर कार्य करती है तथा इसे ब्रश शिफ्टिंग मोटर भी कहा जाता है। यह ब्रश शिफ्टिंग मोटर प्रायः 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस अंश पर अपना मान देती है। 45 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम टार्क प्रदान करती है। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि ब्रश शिफ्ट एंगल समकोण यह 90 डिग्री हो तो यह किसी भी प्रकार का टार्क उपलब्ध नहीं करवाएगी। वास्तव में यह सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। आपको बताना चित्र में दिया गया परिपथ किस प्रकार का है? सही उत्तर ये आपका जो परिपथ है ये आपका जीने की वायरिंग दी गई है।
देख लेते हैं इसका डायग्राम। आप देख सकते हैं जो कि जीने का परिपथ है, इसे अलग अलग जगह से संचालित किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि इस प्रकार है, जैसे कि द्विमार्गी यानी टू वे स्विच में तात्पर्य है कि डैश डैश से नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दशाओं में दो या दो से अधिक स्विचों का उपलब्ध होना है। सही उत्तर एक लैंप। देख लेते हैं पूरी जानकारी, जो कि द्विमार्गी स्विच में केवल एक स्थिति में एक लैंप का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, IS 3034/1966 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध होना चाहिए। सही उत्तर 1 ओम होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, अस्थायी वायरिंग में यांत्रिक शक्ति डैश डैश होती है। सही उत्तर बहुत कम होती है। तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर की रचना किसके समान होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटर प्रकार की मशीन के समान होती है। तुल्यकालिक मोटर की रचना विकल्पों में दिए गए समान अल्टरनेटर के समान ही होती है। केवल फर्क यह रहता है कि तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वही अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, डैश डैश की स्थिति में तुल्यकालिक मोटर स्टेप में लाने में विफल हो जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि एक फेज में विवृत परिपथ की स्थिति में तुल्यकालिक मोटर स्टेप में लाने में विफल हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या सिंगल यानी एकल करंट मार्ग फेज मोटर का एक उदाहरण नहीं है। सही उत्तर तुल्यकालिक मोटर जो है इसका उदाहरण नहीं, जबकि इंडक्शन मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, प्रत्यावर्ती धारा सीरीज मोटर है। अगला प्रश्न, सिंक्रोनस मोटर शुरू होने में विफल क्यों हो जाती है। सही उत्तर आपूर्ति वोल्टेज बहुत कम हो जाती है। सिंक्रोनस मोटर शुरू होने में विफल हो जाने का कारण है कि यह इसमें शुरुआती आपूर्ति वोल्टेज कम होता है। अगला प्रश्न, एक तुल्यकालिक मोटर है। सही उत्तर नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। एक तुल्यकालिक मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क लगभग शून्य होता है, अतः यह मोटर लोड पर चालू नहीं हो पाती है। मोटर को चालू करने के लिए स्रोत और प्राइमरी मूवर की आवश्यकता होती है। परिवर्ती गति कार्यों हेतु इन्हें प्रयोग में नहीं लाया जाता है। पारेषण लाइनों में पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मोटर स्वयं शुरू होने वाली मोटर नहीं है और इसके रोटर को घुमाने के लिए एक प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। सही उत्तर सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा अर्थात इसके प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि माप यंत्र की सुग्राहिता है। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आउटपुट के परिमाण में परिवर्तन या का इनपुट में संगत परिवर्तन के से अनुपात, यही इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जो कि इलेक्ट्रीशियन से संबंधित यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। और आपको जीके जीएस भी पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि हमने जीके जीएस भी स्टार्ट कर रखा है। और इलेक्ट्रीशियन से संबंधित आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल, बिहार PCL और MP PGCL, और आपका यहाँ पर जैसे कि ALM हो गई, इसरो, DRDO, सेल, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रीशियन देखते हैं तो आपका सारा यहीं पर क्लियर हो जाएगा और आप हर एग्ज़ाम के लिए बेहतर कर पाओगे। और हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो मान लो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपका पूरा इलेक्ट्रीशियन यहीं पर कवर हो जाए। चलिए, जैसे कि आउटपुट के परिमाण में परिवर्तन को इनपुट परिमाण में संगत परिवर्तन के अनुपात होता है, इसका मात्रक जो है ओम प्रति वोल्ट होता है। अगला प्रश्न, एमीटर को समांतर में लगाने पर क्या होता है। सही उत्तर परिपथ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी चलिए देख लेते हैं एक बार इसकी पूरी व्याख्या। एमीटर को परिपथ के समांतर में जोड़ने पर एमीटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, क्योंकि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। इसे सीरीज में लगाया जाता है जिससे यह ज़्यादा धारा को नाप सके, और इसी प्रकार यदि वोल्टमीटर को सीरीज में लगा दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट ओपन कर देता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। इसलिए इसे पैरेलल में लगाया जाता है जिससे पूरे वोल्टेज को मेजर कर सके।
अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्न में से किन युक्तियों पर जमा प्लस और घटा यानी माइनस का चिन्ह अंकित है। सही उत्तर वो तो सभी लोग जानते हैं, अमीटर, वोल्टमीटर और बैटरी, इन सभी पर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आमीटर यानी आपके यहाँ पर हो गए, जो कि आमीटर में दो टर्मिनल होते हैं, जो कि वोल्ट मीटर और बैटरी में भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होता है। चलिए